तैयार नहीं थे। वो अभी भी सोने के सिक्के मिलने की खुशी मना रही थी, पर अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी सारी एक्साइटमेंट गायब हो गई। रक्षिता ने खुद से कहा, यक्ष, वो अजनबी जिसे मैंने 2 बार अपने सपने में देखा, कौन है वो? वो असली इंसान है या फिर वो केवल मेरे सपनों तक ही सीमित है? सपने में यक्ष ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही हुआ। उसने रक्षिता को सोने के सिक्कों का पता बताया, जो कि रक्षिता को हकीकत में मिल भी गए, मगर अब वो यक्ष के बारे में सोचकर कंफ्यूज हो रही थी। जब रक्षिता ने सपने में यक्ष को देखा तो उसे वो बिल्कुल असली सा लगा। उसने रक्षिता को सोने के सिक्कों की एग्जैक्ट लोकेशन बताई और ये भी कहा कि ये सोने के सिक्के उसकी ओर से रक्षिता के लिए गिफ्ट हैं। रक्षिता ने नासमझी में कहा, गिफ्ट? ये सब काफी अजीब सा है। ये सोने के सिक्के गिफ्ट कैसे हो सकते हैं? मैं तो यक्ष को जानती भी नहीं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि यक्ष इसी हवेली में रहने वाला कोई भूत हो? वैसे भी जब से मैंने इस हवेली में कदम रखा तब से मुझे अजीबो गरीब चीजें महसूस हुई हैं। हो सकता है यक्ष नाम का भूत ही मेरे आसपास भटक रहा हो। वो अच्छा वाला भूत हो और मेरी मदद करना चाह रहा हो। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ये पक्का इस अंगूठी की करतूत है। रक्षिता ने एक गहरी सांस ली और उस अंगूठी की ओर देखा जो उसकी उंगली से बिल्कुल चिपक ही गई थी। जब से अंगूठी रक्षिता के हाथ लगी तभी से कुछ ना कुछ तो हो रहा था। कुछ ऐसी चीजें जो रक्षिता ने ना कभी देखी और ना ही कभी महसूस की। इस अंगूठी को देखकर रक्षिता कई बार सम्मोहित हो जाती थी। उसे महसूस होता था कि जैसे उसके आसपास कोई है और उसे ही देख रहा है। वो चाहे कितनी भी कोशिश करती मगर ये अंगूठी उसके हाथ से निकलती ही नहीं थी। और फिर वो सपने, ऐसे सपने रक्षिता ने कभी नहीं देखे थे। इसलिए अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उस अंगूठी के कारण ही हो रहा है। रक्षिता ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा, अगर सोने के सिक्के असली हैं तो यक्ष को भी तो एक असली इंसान होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अभी भी सपना ही देख रही हूँ और ये सोने के सिक्के भी नकली ही हूँ और कल आंख खुलते ही ये सब कुछ गायब हो जाए। ये ख्याल आते ही रक्षिता घबरा गई। वो भागते हुए बेसमेंट की ओर गई। उसने अलमारी हटाई, पेंटिंग को साइड में रखा और फिर सिक्के निकाल लिए। रक्षिता ने कई बार खुद को पिंच किया ये जानने के लिए कि ये हकीकत है या फिर कोई सपना। फिलहाल तो ये हकीकत ही थी, मगर रक्षिता को डर था कि कहीं सिक्के गायब ना हो जाएं। इसीलिए उसने कुछ सिक्के कांच के ग्लास में रख दिए और पूरे दिन बार बार उस ग्लास को ही देखती रही, ये सोचकर कि कहीं किसी पल सिक्के गायब ना हो जाएं। वहीं कहीं आसपास यक्ष भी था और वो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ रक्षिता को देख रहा था। रक्षिता की सारी हरकतें यक्ष को काफी क्यूट लग रही थी और वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। यक्ष ने खुद से कहा, आज मेरी स्वीट हार्ट सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रही है। क्या मैं रक्षिता के पास जाकर उसे बता दूं कि मैं कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत हूँ? क्या मैं उसे बता दूं कि उसे सिक्कों के गायब होने से नहीं डरना चाहिए क्योंकि ये सारे असली सिक्के हैं और वो चाहे तो मैं उसके लिए सोने का महल खड़ा कर सकता हूँ। यक्ष का मन तो बहुत था कि वो रक्षिता के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता दे, मगर वो डर रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि रक्षिता उसे एक भी मौका नहीं देगी और सीधे रिजेक्ट कर देगी। यक्ष से पीछा छुड़ाने के लिए रक्षिता ने अपनी उंगली तक काट दी थी। इसलिए फिलहाल के लिए यक्ष को रक्षिता से सच्चाई छिपाए रखना ही बेहतर लगा। गायब होकर ही, मगर ऐसा करके वो कम से कम रक्षिता के करीब रह सकता था। इतना काफी था यक्ष के लिए। रक्षिता यक्ष की सोलमेट थी और इसलिए यक्ष का काम था उसे प्रोटेक्ट करना। यक्ष के कारण रक्षिता हर्ट हो या वो यक्ष की वजह से खुद को नुकसान पहुंचाए, ये बात यक्ष को मंजूर नहीं थी। यक्ष ने खुद से कहा, कभी कभी सब्र से बड़ी चीजें हासिल हो जाती हैं। रक्षिता के साथ मुझे सब्र से काम लेना होगा।
क्योंकि जबरदस्ती करने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अभी पहले रक्षिता इन सिक्कों के मिलने की खुशी मना ले और अपना कर्जा चुका ले। उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। यक्ष ने एक आखिरी बार रक्षिता पर नजर डाली और चुटकी बजाते ही गायब हो गया। हवेली से कई मील दूर एक बहुत बड़े बंगले की छत पर यक्ष प्रकट हुआ। यह बंगला शहर से काफी दूरी पर बना हुआ था। आसपास जंगल वाला एरिया ज्यादा था। यक्ष ने बड़े प्यार से कहा, मेरा प्यारा घर। उसने चारों ओर देखा। कई साल बीत गए थे, इसलिए आसपास का एरिया काफी डेवलप हुआ था। यक्ष ने नोटिस किया कि बंगले में भी कई सारे बदलाव आए थे, मगर यक्ष को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसने बंगले की केयरटेकर को जिम्मेदारी सौंपी थी कि बदलते वक्त के साथ हर चीज में बदलाव लाए, चाहे वो बदलाव भाषा में हो, पहनावे में हो या फिर किसी प्रॉपर्टी में हो। अपने घर पहुंचकर यक्ष को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। वो चुटकी बजाकर अपनी स्टडी रूम में पहुंच गया। यहाँ तो सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गया था। उसने स्टडी रूम का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। चलते चलते यक्ष अपने बेडरूम में पहुंच गया, जहाँ का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। यक्ष ने कमरे के अंदर आते हुए कहा, मयंक ही वो केयरटेकर था जो यक्ष की गैर मौजूदगी में उसके बंगले का ध्यान रख रहा था। अभी वो यक्ष के कमरे की साफ सफाई कर रहा था और अचानक ही उसकी आवाज सुनकर चौंक गया। मयंक ने अविश्वास से कहा, मालिक, ये आप हैं मालिक? यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये मैं ही हूँ। मयंक ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, आपको दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई मालिक। आप यहाँ कब आए? यक्ष ने बेड पर बैठते हुए कहा, बस अभी अभी। आखिर मेरी कई सालों की नींद टूट ही गई, इसलिए सीधे घर चला आया। कैसे हो तुम? अब तो काफी हैंडसम लगने लगे हो। मयंक ने हंसते हुए कहा, आप भी वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं, या यूं कहूं कि आप अब पहले से ज्यादा आकर्षक दिख रहे हैं। यक्ष मुस्कुराते हुए बिस्तर पर लेट गया। वो कुछ सोच रहा था। तभी अचानक उसने पूछा, मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या क्या हुआ? सब सही चल रहा है? मयंक ने प्राउड फील करते हुए कहा, सारी चीजों का अच्छे से ख्याल रखा गया है मालिक। मैंने इस बंगले और आपकी सारी जायदाद का अच्छे से ध्यान रखा और जरूरत पड़ने पर नई तकनीकों की सहायता भी ली। लक्ष्य को भी जो काम सौंपा गया था उसे वो बहुत अच्छे से कर रहा है। यक्ष ने हाँ में अपने सिर को हिलाया। उसे लक्ष्य और मयंक से यही उम्मीद थी। अच्छी बात है, बस यही सब है या मेरी गैर मौजूदगी में और भी चीजें हुई? मयंक ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, वो बात ऐसी है कि मैंने शादी कर ली है, और लक्ष्य ने भी। मयंक को डर था कि कहीं ये खबर सुनकर यक्ष गुस्सा ना हो जाए, मगर वो फालतू में ही डर रहा था। यक्ष ने हंसते हुए कहा, बधाई हो भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मयंक ने चौंकते हुए कहा, आप गुस्सा नहीं है मालिक? यक्ष ने ना में अपने सिर को हिलाते हुए कहा, नहीं तो मैं क्यों गुस्सा होऊंगा। खैर, लक्ष्य को बता देना कि मैं लौट चुका हूँ और उससे कहना कि वो जल्दी ही मुझसे मिले। मुझे जानना है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरा बिजनेस कितना आगे बढ़ा और बाकी क्या क्या चीजें हुई। मयंक ने कहा, जी मालिक, आप कुछ लेंगे? चाय, पानी या फिर कुछ खाने को? उसकी जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे मालिक कहना बंद करो और अब से मुझे सर कहना। समय और भाषा में इतना बदलाव आ गया है और तुम हो कि वहीं अटके पड़े हो। अब तुम अपना बाकी का काम करो, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। मयंक अपने मालिक की बात सुनकर तुरंत ही कमरे से बाहर चला गया। यक्ष चुपचाप आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। सचमुच ही समय काफी बदल चुका था। जब से यक्ष कैद से आजाद हुआ था, तब से वो आसपास घूम रहा था और चीजें ऑब्जर्व कर रहा था। उसने पाया कि लोग अब काफी मॉडर्न हो चुके हैं और उनके पास कार जैसी मशीन भी है।
जिसकी मदद से वो कम समय में ज्यादा सफर तय कर सकते थे। अंगूठी में कैद होने से पहले यक्ष ने ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। तब तो तांगे चलते थे, मगर अब कार, मोटरसाइकिल, ट्रेन और एयरप्लेन जैसी चीजें आ गई थी और इन चीजों ने यक्ष को काफी इम्प्रेस किया। ये सब सोचते सोचते यक्ष को रक्षिता की याद आई, जिसके कारण वो अब आजाद हुआ था। रक्षिता यक्ष की नई हमसफर और शायद आखिरी भी। यक्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उम्मीद है कि मैं रक्षिता का दिल जीतने में कामयाब हो जाऊंगा। स्मृति को तो मैं अपने साथ रहने के लिए मना नहीं पाया, पर रक्षिता का दिल मैं जरूर जीतूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रक्षिता मेरी पहचान और मेरी दुनिया को स्वीकार करे और फिर हम दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहेंगे। यक्ष ने रक्षिता को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था, इसलिए उसे मालूम था कि रक्षिता का कैरेक्टर काफी टफ है। एक बार वो कुछ ठान लेती है तो फिर वो उसी बात पर अड़ जाती है। रक्षिता जादुई दुनिया से दूरी बनाकर रखना चाहती है। उसका तंत्र मंत्र और चमत्कार जैसी चीजों से कोई लेना देना नहीं है और वो किसी इंसान से ही प्यार करके उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहेगी। ये बात यक्ष समझ गया था, तभी तो वो अब रक्षिता के सामने आने से कतरा रहा था। उसे मालूम था कि उसे अभी बहुत मेहनत करनी है और कुछ ऐसा करना है जिससे रक्षिता उससे प्यार करने लगे और उसके ऊपर भरोसा करने लगे। इसके साथ ही यक्ष को वो गलतियां नहीं दोहरानी थी जो उसने अतीत में की थी, वरना स्मृति की तरह वो रक्षिता को भी खो सकता था। यक्ष पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, रक्षिता का दिल तो मैं जीत कर ही रहूंगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी। हर बार मैं नई नई लड़कियों के पीछे नहीं भागने वाला। और फिर अंगूठी ने भी अपनी मालकिन को चुन लिया है, इसलिए रक्षिता का मेरे साथ होना और मेरी दुनिया में आना बहुत जरूरी है। यक्ष एक बार फिर रक्षिता के ख्यालों में खो गया। कुछ देर बाद मयंक ने यक्ष के कमरे का दरवाजा खटखटाया। सर, मैंने आपके लिए कुछ खाना बनाया है, प्लीज कुछ खा लीजिए। यक्ष तुरंत अपनी जगह पर बैठ गया और उसने मयंक को कमरे के अंदर आने के लिए कहा। मयंक खाने की एक ट्रे लेकर अंदर आया और उसे यक्ष के बेड की बगल वाली टेबल पर रख दिया। थैंक यू मयंक। तुम्हारी लक्ष्य से बात हुई? कहाँ है वो? मैंने आपका मैसेज लक्ष्य तक पहुंचा दिया है। वो अभी किसी जरूरी काम में व्यस्त है, लेकिन आपको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड भी है। लक्ष्य ने कहा है कि वो 1-2 घंटे बाद यहाँ पहुंच जाएगा। यक्ष संतुष्टि भरे भाव के साथ बोला, अच्छी बात है, अब तुम जा सकते हो। यक्ष की बात मानकर मयंक कमरे से बाहर जाने वाला था, मगर फिर वो रुक गया। सर, आपके कपड़े अभी भी पुराने ही हैं और मुझे नहीं लगता कि वो सदियों पुराने कपड़े आप अभी पहनेंगे, तो क्या मैं आपके लिए नए कपड़े मंगवा दूं? यक्ष ने कुछ सोचकर कहा, नहीं, लक्ष्य को यहाँ आने दो, फिर ये काम हम दोनों साथ मिलकर करेंगे। वैसे भी मुझे अभी काफी कुछ सीखना है और पूरे शहर को एक्सप्लोर करना है, इसलिए ये काम मैं लक्ष्य के साथ ही कर लूंगा। शॉपिंग के साथ कई नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी। मयंक ने सिर झुकाकर कहा, ओके सर, अब मैं चलता हूँ। तब तक आप खाने का स्वाद लीजिए। यक्ष को अकेला छोड़कर मयंक कमरे से बाहर चला गया। यक्ष ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे सब्जी में डिप करके खाया। वाह, डिलीशियस। यक्ष के हिसाब से इंसानी खाना भी उतना ही बेहतरीन और स्वादिष्ट था जितना कि इंसानी खून। मगर सोचने वाली बात यह थी कि अभी तक यक्ष को खून की तलब महसूस नहीं हुई, जबकि अभी तक ऐसा हो जाना चाहिए था। पहले भी तो वो रोज अपने लिए एक नया शिकार ढूंढता था ताकि अपनी शक्तियों को और बढ़ा सके और अपनी भूख मिटा सके, मगर अभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्या वजह थी इसके पीछे? कुछ बदल गया था क्या?